नेक्स्ट पोर्शन जो हमें कवर करना है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, पहले यहाँ कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली फॉलो करेंगे। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, बेसिकली चूंकि इनऑर्गेनिक यूनिट है तो इनऑर्गेनिक के रूल्स पहले अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैटायन लिखते हैं, फिर एनायन लिखते हैं। तो इस प्रोसेस में भी वही फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे और उसके बाद एनायन लिखेंगे। सो फर्स्ट वी राइट अबाउट कैटायन देन एनायन। कैटायन देन एनायन। जैसे अगर आप कोई भी कंपाउंड लिखो, जैसे Na2SO4 लिख रहे हैं तो सोडियम सल्फेट लिखते हैं, है ना। ZnSO4 है, जिंक सल्फेट लिखते हैं, है ना। CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल में हम लोग सबसे पहले कैटायन लिखेंगे और कैटायन के बाद एनायन लिखेंगे। अब इनमें से अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है तो सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। मैं सारे रूल्स एनसीईआरटी से बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिखा दूंगा। पहले मैं आपको एक बार समझा दूं सारे रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, सो दैट आपके दिमाग में एक सीक्वेंस फिट हो जाए, आप क्वेश्चन डील करना सीख जाओ। उसके बाद मैं टू द पॉइंट सारे रूल्स जो एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड IUPAC रिकमेंडेड रूल्स हैं वो डायरेक्टली रूल्स आपको दे दूंगा, तो आप नोट डाउन कर लेना। सो अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन की जो सीक्वेंस होती है वो दिमाग में सेट करना है। सबसे पहले वी राइट लिगेंड्स, आफ्टर दैट वी राइट सेंट्रल मेटल एटम, एंड देन वी राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स। तो अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे हैं तो अगर वो नॉर्मल कैटायन नॉर्मल एनायन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं सीधे सीधे जैसे नॉर्डिक में नेम लिखते हैं वैसे कैटायन पहले एनायन बाद में लिखना है। आउट ऑफ दिस अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है या दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, फर्स्ट वी राइट लिगेंड्स देन सेंट्रल मेटल एटम एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स टैकल करते हैं। तो लिगेंड्स के केस में देखो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो लिगेंड आपका एनायनिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा, या कैटायनिक होगा, या न्यूट्रल होगा। तो इन तीन कंडीशंस में अगर आपका लिगेंड सपोज करो एनायनिक है तो इसमें हम लोग एक सफिक्स जोड़ते हैं ओ। जैसे आपका लिगेंड क्लोराइड है तो विल राइट क्लोराइडो, नॉट क्लोरो, बी केयरफुल। लाइक लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन है वी मस्ट राइट ओ। लास्ट में जो वॉवेल होगा उसको हटा के ओ जोड़ देना है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एनायनिक लिगेंड है। अगर कैटायनिक लिगेंड है तो इसके सफिक्स में हम लोग ऐड करते हैं IUM। जैसे अगर NO+ लिख रहे हैं तो नाइट्रोसिलियम, अगर NH3NH2+ है तो हाइड्रोजिनियम, लास्ट में IUM जोड़ देंगे। और न्यूट्रल लिगेंड्स के नेम डायरेक्टली लिखे जाते हैं, बस कुछ लिगेंड्स में कॉमन है जिनके डायरेक्टली नेम याद रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज इट फॉर अमोनिया, तो अमोनिया के लिए स्टैंडर्ड नेम है अमाइन, इसमें बस डबल एम लिखते हैं, AMMINE। वाटर के केस में हम लोग नॉर्मली जो टर्म यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड एक्वा, AQUA। समटाइम्स एक्ो इज ऑल्सो अलाउड बट मोस्टली वी राइट एक्वा। तो अमोनिया के लिए अमाइन, वाटर के लिए एक्वा। बाकी जो भी ऑर्गेनिक नेम होंगे उनको डायरेक्टली ऑर्गेनिक IUPAC नेम लिख सकते हैं, या जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनके डायरेक्टली न्यूट्रल नेम के जो ऑफिशियल इनऑर्गेनिक नेम है वो डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं। दो जगहों पे बस ध्यान देना है, वाटर के लिए एक्वा और अमोनिया के अमाइन। बाकी अगर एनायनिक लिगेंड है तो लास्ट में O ऐड करेंगे, कैटायनिक लिगेंड है तो लास्ट में IUM ऐड करेंगे। क्लियर। अब लिगेंड्स का अगर नंबर लिखना है तो आपके जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स के केस में 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर है तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा टर्म यूज करेंगे। जैसा कि नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री नंबर्स के लिए यूज करते हैं, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा जो भी नंबर रिक्वायर्ड होगा दैट विल प्रोसीड। अगर आपका लिगेंड नेम जो है, लिगेंड नेम कंटेन्स डाई ट्राई टेट्रा, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डाई इथाइल अमाइन है या एथिलीन डाई अमाइन है, तो उसके नाम में एथिलीन है, EDT है, एथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट है। तो उसमें अगर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी है तो इस केस में हम 2 3 4 के लिए बिस
ट्रेस टेट्राकेस एक्सेट्रा यूज करते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है या कोई कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसमें भी बेस ट्रेस टेट्राकेसी नॉर्मली यूज कर लिया जाता है। अब वहाँ डाइट्राई टेट्रा अवॉइड करते हैं, तो स्पेशली ऑर्गेनिक में ये चीज ध्यान रख लेनी है। तो लिगेंड नेम कंटेन्स डाइट्राई टेट्रा, या फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है या ऑर्गेनिक कोई लिगेंड है तो हम उन सारी जगहों पे कोशिश करते हैं बेस ट्रेस यूज कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको इथिलीन डाइमाइन का ऑप्शन बताया, ईडीटी का ऑप्शन बताया, तो अगर इनके नंबर 2 3 4 5 जो भी होंगे तो उसके लिए बेस ट्रेस टेट्राकेस एक्सेट्रा वाले टर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, लिगेंड्स वाली बात समझ में आई आपको पहले। के बाद अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को फॉलो करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के केस में दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा पार्ट ऑफ कैटायन होगा या फिर पार्ट ऑफ एनायन होगा। तो अगर ये हमारा पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इन दिस केस हम लोग एक सफिक्स ऐड कर देते हैं, एटी, जो भी आपका ग्रीक या लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके लास्ट में सफिक्स एटी ऐड कर देंगे। और अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो फिर इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा नेम होगा एज इट इज ग्रीक और लैटिन नेम यूज कर लेंगे। तो एग्जैक्ट ग्रीक और लैटिन नेम यूज कर लो जो भी हम उस एलिमेंट पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास आयरन है तो फेरम बोलेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है, और अगर कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है तो विल राइट फेरेट। ठीक है। नेक्स्ट रूल में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका जो है वो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल मतलब जैसे मोस्टली मेटल कार्बोनाइल्स है, NiCO4 है, FeCO5 है, तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स है इसमें कैटायन और एनायन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उसको कैसे नेम करना है, जैसे कॉम्प्लेक्स कैटायन को करते हैं। तो इसके लिए रूल लगाएंगे नेम इट लाइक। अब मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, बस पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो नेम इट लाइक कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है। मैंने आपको तेलुगु देखी, क्लैरिटी समझ में आ गया आपको। तो अब जैसे सपोज करो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद भी कुछ टेक्निकल रूल्स हैं जो एडवांस लेवल पे लगेंगे, बट पहले मैं आपको थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस बता दूं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस टैकल करना शुरू करो तो समझ जाओ। सो लेट अस से हम लोग K4FeCl6 का IUPAC नेम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके नोटिस में आना चाहिए कि K4FeCl6 में ये नॉर्मल कैटायन है, FeCl6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले कैटायन का नाम तो डायरेक्टली लिखते हैं, सो इट्स पोटेशियम। इसके बाद कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिगेंड यहाँ पे है साइनाइडो, और 6 लिगेंड है, सो विल राइट हेक्सा साइनाइडो। ध्यान रखना है साइनो नहीं लिखेंगे। लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन में साइनाइडो है। सो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, और सेंट्रल एटम आयरन है और पार्ट ऑफ एनायन है तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालोगे तो +2 आ जाएगा। तो नेम इज पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। अब अगर इसको ब्रेकअप करके समझना है जैसे मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो ये देखो कैटायन हो गया आपका पहला पार्ट, ये आपका एनायन हो गया, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इसमें देखो इतना पार्ट नंबर हो गया 6 लिगेंड, ये पार्ट आपका लिगेंड का हो गया, एनायनिक लिगेंड है तो इसलिए O लगा हुआ है। ध्यान से देखो एनायनिक लिगेंड है इसलिए O लगा हुआ है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम का पार्ट है और 8 लगा हुआ है, इससे हम कंफर्म बता सकते हैं ये पार्ट ऑफ एनायन है। और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर आई होप आप सब लोग निकाली होगा आसानी से। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +4 +x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख रखा है। पोटेशियम वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्मली कैटायन था, क्योंकि सिंपल कैटायन था तो हमने उसको डायरेक्टली कैटायन की तरह टैकल कर लिया है। और जो पूरा पार्ट हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 लिखा है ये एनायन का पार्ट है, तो पहले कैटायन फिर एनायन। एनायन में सीक्वेंस पहले लिगैंड फिर सेंट्रल मेटल एटम फिर ऑक्सीडेशन नंबर। लिगैंड का नंबर 6 है तो हेक्सा टर्म लगा दिया।
एनाइन एनाइन जो है वो लिगेंड जो है वो एनाइनिक लिगेंड है, इसलिए ओ लास्ट में देखो एक सफिक्स ऐड किया, अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो ओ लगाया हुआ है। और अगर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आयरन है, +2 ऑक्सीजन स्टेट कैरी कर रहा है, तो लास्ट में देखो 8 लिखा हुआ है। तो एनाइन का पार्ट है सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए फिर 8 लिखेंगे, और ऑक्सीजन स्टेट तो क्लैरिटी से मेंशन है। समझ आया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, लेट अस से आई टेक CuNH3 होल 4SO4। अब देखो इसका कॉमन नेम ज्यादातर लोगों को याद होता है कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट, लेकिन ये नहीं लिखना है, बी केयरफुल, IUPAC नेम में स्टैंडर्ड रूल है। अब इसका देखो जो कैटायन है वही कॉम्प्लेक्स आयन है, और एनायन जो है वो नॉर्मल एनायन है जिसको हम लोग सल्फेट बोलेंगे। सो द नेम विल बी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि कैटायन और एनायन, जो सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन है, उनका नंबर नहीं लिखा जाता। जैसे हमने पिछले कॉम्प्लेक्स में देखो पोटेशियम लिखा है, बट पोटेशियम को हम लोग टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। नंबर केवल लिगेंड से मेंशन करना है। तो अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स आयन में देखो पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन ही लिखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिगेंड में सबसे पहले टेट्रा अमाइन। अब इसमें देखो एक पॉइंट नोटिस करने का, अमाइन में AMMI नहीं लिखना है, तो टेट्रा अमाइन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है और ये पार्ट ऑफ कैटायन है, तो क्यूप्रम, ऑक्सीजन स्टेट 2। तो अब ध्यान से देखो, फिर से वही ट्रिक हो गई। ये आपका लिगेंड हो गया, ये उसका नंबर हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम पार्ट ऑफ कैटायन है इसलिए डायरेक्टली क्यूप्रम, और ये ऑक्सीडेशन नंबर है। और इसके बाद आप सीधे एनायन का नाम लिखेंगे, दैट इज सल्फेट। सो नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्रा अमाइन क्यूप्रम 2 सल्फेट। टेट्रा अमाइन क्यूप्रम 2 सल्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का पार्ट जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन का पार्ट है। तो अगर हम यहां से यहां तक का पार्ट लिखें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन में ये नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका लिगैंड हो गया, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और ये पार्ट आपका एनायन हो गया। आई होप आप रूल समझ पा रहे हो। ठीक है। Yes, sir. अब इस केस में देखो एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो हम उन्हें अल्फाबेटिकल और ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो उसके आगे हम ब्रैकेट में वो अल्फाबेट लिख देंगे जहाँ जो डोनेशन साइट है। तो 2 रूल्स और हो गए इसके बाद, अगर आप फर्दर नेक्स्ट रूल ऐड करना चाहते हो इसी सीरीज में। तो नेक्स्ट रूल हमारे लिए हुआ, अगर इसी सीरीज में हम लोग अगला रूल अप्लाई करें तो नेक्स्ट रूल नंबर 6 हुआ हमारे लिए, लिगेंड्स जो है वो उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लिगेंड्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर एक ही लिगेंड था तब तो कोई चैलेंज नहीं था। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं तो वील अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। दूसरी केस बताया मैंने, अगर आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जो 2 डिफरेंट डोनेशन साइट्स कैरी करता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में आप डोनेशन साइट बाय कैपिटल लेटर। तो अगर वो कार्बन डोनेशन साइट है तो कैपिटल C लिख दीजिए, नाइट्रोजन डोनेशन साइट है कैपिटल N लिख दीजिए। तो जो भी डोनेशन साइट है वो ब्रैकेट में लिख दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल से लिखूं मैं, सपोज करो आई मेंशन CN-, साइनाइड आयन। तो हमने लिखा साइनाइड आयन, तो साइनाइड आयन में अगर नाइट्रोजन डोनेशन साइट है तो विल राइट ब्रैकेट में N साइनाइडो। और अगर कार्बन डोनेशन साइट है, ब्रैकेट में कैपिटल C साइनाइडो। ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक। Yes, इसके बाद yes. देखो, अगर हमारे पास दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो गए तो दोनों में कॉम्प्लेक्स वाला रूल सेम लग जाएगा, उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों एक साथ ले लिए अगर, तो उसमें बस केवल ऑक्सीडेशन निकालना एक ट्रिकी काम होता है, उस पर ध्यान देना है।
तो लेटेस्ट से हमारे पास एक एग्जांपल है PTNS3 होल 4 PTCl4। इसका यूपीएससी नेम लिखना है। पहले दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करेंगे, तो दोनों तरफ प्लेटिनम +2 आ जाएगा। ये चेक करने क्या करेंगे, जो यहाँ पे कैटायन पे चार्ज होगा वही यहाँ पे एनायन चार्ज होगा, तो 2 2 कैंसिल होकर एम्पिरिकल फॉर्मूला यही बनेगा जो लिखा हुआ है। तो पहले हम ऑक्सीजन स्टेट हिट एंड ट्रायल से चेक करके फिक्स करते हैं। वंस ऑक्सीजन स्टेट इज फिक्स, तो आप देखो पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम नॉमेनक्लेचर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन। ध्यान रखना है अमाइन में A MM लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि कॉमन चीज है जो चेक करी जाएगी। सो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, क्योंकि कैटायन का पार्ट है ऑक्सीजन स्टेट 2। फिर जो आयनाइन का पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, तो फिर से टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। ये दोनों बातें आप एक साथ कोरिलेट कर सकते हो। टेट्रामाइन प्लेटिनम 2, टेट्रामाइन टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। अब अगर आप ध्यान से यहाँ मार्क करोगे तो देखो 4 लिगेंड है, तो टेट्रा टर्म यूज किया है हमने, है ना। ये देखो कैटायन का पार्ट है और ये एनाइन का पार्ट है, ध्यान से नोटिस करो। और अब फिर से वही पुरानी ट्रिक अगर मेंशन कर दूं, तो ये टेट्रा देखो 4 नंबर को फिक्स करते हुए लिखा है, ये आपका लिगेंड हो गया न्यूट्रल। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम पार्ट ऑफ कैटायन हो गया, इसलिए डायरेक्टली प्लेटिनम लिखा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। यहाँ पे फिर 4 लिगेंड थे, क्लोराइडो है, एनाइनिक लिगेंड था तो देखो O मेंशन कर रखा है। ध्यान से देखते चलिए, एनाइनिक लिगेंड है तो O मेंशन कर रखा है हमने। प्लेटिनेट में देखिए ATE बाद में ऐड कर रखा है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम एनाइन का पार्ट है, और ये फिर से ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, बात समझ गए। तो उसको ध्यान से एक बारी नोट कर लीजिए। अब देखो इसी में एक और एग्जांपल ले लें, NiCO4। ये आपको पता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कैसे नेम करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स कैटायन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटायन में पहले लिगेंड नेम, देन सेंट्रल मेटल एटम, एंड सेंट्रल मेटल में 8 नहीं जोड़ना है, ऑक्सीजन स्टेट। सो राइट इट्स नेम टेट्रा कार्बोनिल। न्यूट्रल लिगेंड है तो ना O ना IUM, तो टेट्रा कार्बोनिल, देन निकेल, और ऑक्सीजन स्टेट 0। सिमिलरली अगर हमने लिखा FeCO5, नेम विल बी पेंटा कार्बोनिल। आयरन भी लिख सकते हो, फेरम भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सो फेरम 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको न्यूट्रल लिगेंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया होगा, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कैटायन की तरह नॉमेनक्लेचर कर देंगे। इसी सीरीज में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ऐसे लिगेंड्स ले लिए जाएं जिनमें ऑलरेडी नेम में डाई ट्राई टेट्रा हो, तो उस तरह का केस भी अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग। सो लेटेस्ट से हमने लिखा COEN होल थ्राइस Cl3। EN इज एथिलीन डाइमाइन। EN लिगेंड आपको याद नहीं है तो उसको ठीक से लिख लीजिए, NH2 CH2 CH2 NH2। अब दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम उसको, एथिलीन डाइमाइन भी लिख सकते हैं, या इसको IUPAC नेम के हिसाब से अगर लिखें तो ये आपको 1 2 डाइमाइन हो गया, 1 2 इथेन डाइमाइन हो गया, 1 2 इथेन डाइमाइन लिख सकते हैं आप। तो ये इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है, और चूंकि ऐसे 3 लिगेंड है तो विल राइट ट्रिस, और ये कैटायन का पार्ट है। सो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ आई राइट इट विल बिकम ट्रिस 1 2 इथेन डाइमाइन। ये इथेन 1 2 डाइमाइन जैसे दोनों तरीके हैं। अगर स्टैंडर्ड IUPAC नेम फॉलो करेंगे तो बीच में नंबर लिखना चाहिए। सो ट्रिस इथेन 1 2 डाइमाइन, देन इट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट कैटायन का पार्ट, इसलिए कोबाल्टेट नहीं करेंगे, कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट 3 क्लोराइड। अब यहाँ भी ध्यान से देखो, इतना पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। कैटायन के केस में देखो ये ट्रिस जो लिखा है दिस इज फॉर नंबर 3। ये पूरा आपका ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो इस ऑर्गेनिक लिगेंड में देखो ऑलरेडी डाई टर्म आ रहा है, इसलिए उसको कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए हमने ट्राई इथेन 1 2 डाइमाइन नहीं लिखा, ट्रिस कर दिया।
कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है जो पार्ट ऑफ कैटायन है, इसलिए उसमें कोबाल्टेट नहीं करा, एग्जैक्ट कोबाल्ट लिखा है। टी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये पार्ट ऑफ एनायन है। समझ में आया कंसेप्ट? तो ऐसे केस में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स एटाइन कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है, तो वहां हम लोग टर्म बिस ट्रेस टेट्राकिस जैसे टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर। इसी यस वजह से यस। अगर हम ऑक्सलेट जैसा लिगेंड ले लें, तो ऑक्सलेट के केस में आप ट्राई भी यूज कर सकते हो, ट्रेस भी यूज कर सकते हो, तो वो अब एक चॉइस हो जाती है। जैसे हमारे पास K3CO C2O4 होल थ्राइस है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो बी में राइट पोटेशियम। अब अच्छा तरीका है कि ऑक्सलेट आयन चूंकि ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व होता है, तो हम कोशिश करते हैं ट्रेस लिखें। तो वी में राइट ट्रेस, ऑल्दो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्रेस कंप्लीट कंपलसरी लिखो, क्योंकि ऑक्सलेट में डाई ट्राई टेट्रा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ट्राई भी लिख सकते हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें वैलिडेट हैं। अगर बोर्ड्स के लेवल पे लिख रहे हो या नॉर्मल मेंस के लेवल में सवाल देखोगे तो ट्राई भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड तरीका समझो तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आते हैं या जहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, जहाँ कंफ्यूजन का स्कोप होता है, उन सारी जगहों पे हम लोग ट्राई की जगह ट्रेस या डाई की जगह बिस टर्म यूज कर लेते हैं। तो पोटेशियम ट्रेस ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो क्यों है वो समझ गए ना, क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है, और ऑक्सलेट के आखिरी में ओ जोड़ देंगे तो ऑक्सलेटो। आप कोबाल्ट देखो पार्ट ऑफ एनाइन है, तो विल राइट कोबाल्टेट। पिछले वाले एग्जांपल से कंपेयर करो तो आपको क्लैरिटी डिफरेंस समझ आएगा। कोबाल्टेट 3। और इस केस में भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यू कैन इजीली नोटिस कि पोटेशियम वाला पार्ट केटायन में है, रेस्ट ऑफ द पार्ट कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन में जो ट्रेस और 3 यूज किया है, ये नंबर 3 के लिए यूज किया है। 3 लिगेंड है हमारे पास, बाइडेंटेट लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब समझ गया ना, बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम वहां पे ट्रेस टर्म यूज कर लेते हैं। ऑक्सीडेटो आपका एनायनिक लिगेंड है। वोल्टेट आपका सेंट्रल मेटल एटम है और पार्ट ऑफ एनाइन है, इसलिए 8 लगाया हुआ हमने, ध्यान से देखिए। और ये 3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आया कंसेप्ट? अब इसी में अगर मान लीजिए हम एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स यूज कर ले, तो फिर हमें लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। लेट अस से आई टेक एन एग्जांपल इन व्हिच वी कैन राइट COEN Cl, देन Br, लेट्स से लास्ट में COEN2 ClBr, और यहाँ पे लेट से SO4। ये कॉम्प्लेक्स है बस। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 तरह के लिगेंड हो गए, इथिलीन डाइमाइन, क्लोराइडो और ब्रोमाइडो। हम यहाँ पे यस सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो क्लोराइडो विल स्टार्ट फ्रॉम C, ब्रोमाइडो विल स्टार्ट फ्रॉम B, एंड इथिलीन डाइमाइन स्टार्ट फ्रॉम E। सो वी स्टार्ट विथ ब्रोमाइडो। ठीक है। और इथिलीन डाइमाइन में चूंकि हम लोग बिस टर्म यूज करेंगे, तो उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सेट कर देंगे। तो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी राइट ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, बिस, देन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1 2 डाइअमाइन, बिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, देन कोबाल्ट ऑक्सीडेट 3 एंड सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। यहाँ देखो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, 1 2 3। 3 तरह के लिगेंड्स हैं देखो, उनको हमने अलग अलग तरीके से अरेंज करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करा।
सो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, बिस इथेन 1,2-डाइअमाइन। एंड देन सेंट्रल एटम देखो कोबाल्ट जो है वो अभी भी कोबाल्ट की तरह लिखा गया, बिकॉज इसमें पार्ट ऑफ केटायन है तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। और सल्फेट जो है वो कॉमन एनायन था, उसके लिए सल्फेट लिखेंगे। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो अगर कहीं पे भी एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसी में अगर सपोज करो Cl2 होता, मान लो इसी का एक और एग्जांपल, सेम कंसेप्ट फिर से लिख दूं। सो लेट्स से आई राइट COEN होल ट्वाइस Br2SO4। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो ब्रोमीन का नंबर भी 2 हो गया, तो ब्रोमीन के लिए डाई यूज करेंगे क्योंकि वो कॉमन लिगेंड है। तो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट 3 सल्फेट। ठीक है, समझ में आई बात? तो यस डाईब्रोमो सर। इथेन 1,2 डाईअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब इस केस में बस देखो कुछ खास बात नहीं, नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। डाईब्रोमो टर्म यूज कर लिया गया है और बीस इथेन डाईअमाइन ये दूसरा लिगेंड है, तो इथेन डाईअमाइन के लिए देखो बिस टर्म यूज करा गया है और ब्रोमो के लिए हमने डाई टर्म यूज करा है। ध्यान से दोनों का नंबर समझ लो। सो डाईब्रोमो फॉर लाइक ब्रोमाइडो लिगेंड, और डाई ब्रोमाइडो लिखना चाहिए, थोड़ा सा रोको एरर है। इट शुड बी डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। सो डाई ब्रोमाइडो बिस। सो ब्रोमाइडो के केस में डाई टर्म यूज करा, इथेन डाइअमाइन के लिए या वन इथेन 1,2-डाइअमाइन के लिए बेस टर्म यूज करा। तो इससे आपको, और कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीजन स्टेट 3 है एंड सल्फेट, तो हमने उसको डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और ऑक्सीजन स्टेट को अरेंज करा इन द सीक्वेंस जैसे रिक्वायर्ड था। ठीक है। तो अब अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया K3CO NO2 6, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो NO2 जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो अब इसके IUPAC नेम में दो बातें की जा सकती हैं। अगर इसकी डोनेशन साइड ऑक्सीजन है तो ब्रैकेट में कैपिटल O लिखेंगे, और अगर डोनेशन साइड नाइट्रोजन है तो हम लोग कैपिटल N लिखेंगे। ठीक है। सो जस्ट राइट द नेम। सो नेम विल बी पोटेशियम। ठीक है। नाउ इट इज हेक्सा, और जो नेम ऑफ द लिगेंड है नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम इसकी डोनेशन साइड नाइट्रोजन काउंट करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल N। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कैपिटल N कोबाल्टेट, और ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। और इसी में अगर आप डिफरेंस लाओगे, अगर आपने मान लीजिए डोनेशन साइड नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कंसीडर कर रखा है, तो हम ब्रैकेट में O लिख देंगे। तो जो लिखेंगे उससे डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी डोनेशन साइड कंसीडर करी हुई है। तो इट्स नेम कैन बी रिटन पोटेशियम हेक्सानाइट्राइटो कैपिटल N कोबाल्टेट 3। तो इससे हमें क्लैरिटी से पता चल रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन डोनेशन साइट है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये जो लिगेंड है वो नाइट्रोजन डोनेशन साइट से लिखा गया है। तो हम इसका स्ट्रक्चर में इस तरह से समझेंगे। अगर NO2- लिखोगे तो ये लिगेंड है, अब ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और अगर हमने इसी नेम को दूसरे तरीके से लिखा, N की जगह कैपिटल O लिख दिया, तो सेम नेम अगर मैं दोबारा लिखूं, सो इफ आई राइट पोटेशियम हेक्सानाइट्राइटो कैपिटल O कोबाल्टेट 3, अगर ये ऑक्सीजन स्टेट है, तो यहाँ पे आप अगर ये नॉमेनक्लेचर हम लिख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि ऑक्सीजन डोनेशन साइट है, उसको भी मार्क कर लीजिए। अगर हमने ऑक्सीजन डोनेशन साइट लिख रखी है तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे।
माइनस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो रहा है। यस सर। तो ये नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हम लिगेंड का स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यस। जो रूल्स बताए, अब इन्हीं को अगर स्टैंडर्ड आईयूपीएसी रूल से वेरीफाई करना है तो मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। डायरेक्ट सेम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैटायन पहले और एनायन बाद में। दूसरे केस में द लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो आईयूपीएसी ने डिफाइन कर रखे हैं, बिफोर द नेम ऑफ द कैटायन और सेंट्रल एटम। ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस द रिवर्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। Name of the anionic ligands ends with the O. Those which are neutral and cationic ligands with the same except aqua for water and amine for ammonia, carbonyl for CO and nitrosyl for NO. ये चार नेम अलग से याद रखने। When writing the formula of the coordination entities, these are enclosed in the brackets. इसके बाद prefix di, tri, tetra, etc. will be used to indicate the number of the individual ligands in the coordination studies. When the name included the numerical prefixes, then terms bis, tris, tetrakis, etc. are used. Okay. तो उसमें देखो एक एग्जाम्पल लिखा है NiCl2PbS3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है। सो नेम विल बी डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो देखो नाम में ऑलरेडी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिक्टली बिस टर्म यूज किया, और तो मैंने भी आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया था। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, cation, anion or neutral coordination entities are indicated by Roman numerals. ठीक है। If the complex size is cation, then the metal is named. अब ये ध्यान से देखो, cation then metal is named same as the element, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट दूसरा केस है, अगर आपका ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो एनायन का पार्ट है, वहां पे एक सफिक्स ऐड करेंगे एटी। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन एनायन देन वी ऐड अ सफिक्स एटी। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, एग्जांपल देख सकते हो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बिल्कुल वैसे ही नाम लिखना है जैसे कॉम्प्लेक्स केटाइन लिखते हैं। सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज डेट सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स केटाइन। ये आपके स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे। एक दो रूल्स और हैं जो एडवांस के लिए आपको अलग से बताता हूँ, बट उसके पहले आप कुछ क्वेश्चन चाहो तो ट्राई कर लो, कि आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहो तो फटाफट दीज आर सम क्वेश्चंस जो आप ट्राई कर सकते हो। पहले केस में आपको फॉर्मूला दिखा है, स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है फॉर्मूले से। आप ट्राई कर रहे हो तो फटाफट करके देख लो। तो अब इसके बाद देखो, बस एक केस और है जो हम लोग ब्रीथिंग लिगेंड्स के लिए फॉलो करेंगे, जो केवल और केवल एडवांस के लिए रिक्वायर्ड हो सकती, इन सिलेबस की बात नहीं है। सर अगर सेकंड एडवांस नंबर में एक बार कुछ बता दीजिए। टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो ही हम उसे बता सकते हैं। अब सबसे पहला केस देख लो हमारा, इस सेकंड नंबर कौन सा इस लिस्ट में जो मैंने लिखा? यस सर, आईयूपीएसी नेम्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स है। सेकंड पार्ट। यस सर। तो ये आपका लिगेंड देख लो, बस इस वाले पार्ट में ये अमोनिया लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड है, और CH3 एंडोथर्स मिथाइल अमाइन। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सी अमाइन लिखेंगे, तो इट विल बी डाई अमाइन, क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन, प्लेटिनम, क्लोराइड। यस सर सही। लिख दो। अगर आप तो इसका नेम सर करो तो इट विल बी डाई अमाइन, AMMINE, देन क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो 2, क्लोराइड। ठीक। यस सर। ट्राई कर लीजिएगा। अब बस देखो, मैंने बताया एडवांस के केस में एक रूल बस हमें और ऐड करना है, जो हमें ब्रिजिंग लिगेंड्स और पाई डोनर्स के केस में टैकल करना है। अब ये टिपिकल केसेस है, तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। अब हम केस डील कर रहे हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स का। ब्रिजिंग लिगेंड्स आपको बताया था ऐसे लिगेंड जो एट ए टाइम दो सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर में क्या करा जाता है, हम लोग एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं, एंड द प्रीफिक्स इज म्यू। अगर किसी भी लिगेंड के आगे आप एक प्रीफिक्स म्यू जोड़ दो,
तो इससे हमें पता चलता है कि वो लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड है और वो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको एक, तो आई टेक NH3 होल 4 CO, एक लिगेंड ऑक्साइड आयन ले लिया, एक लिगेंड अमाइड आयन ले लिया NH2 कोबाल्ट, एंड देन NH3 होल 4 एंड Cl3। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है। तो इसमें आप देखो, आसानी से देख सकते हो कि जो ऑक्साइड आयन है O2 ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये यस दो सर। लोन पे डोनेट कर रहा है। और दूसरा अगर आप हम्म, चेक करोगे तो NH2 ये भी दो सेंट्रल एटम्स को लोन पे डोनेट कर रहा है। तो ये भी हमारा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इन दोनों के पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, सो म्यू ऑक्साइडो और म्यू अमाइडो ये टर्म यूज करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉम्प्लेक्स में एक पार्ट दूसरे पार्ट का रेप्लिका है, तो हम दो बार भी लिख सकते हैं या उसके आगे बिस लिख के एक बार भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो पहले अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर लिखूंगा तो इट विल बी टेट्रा अमाइन, क्योंकि इसका जो लिगेंड है वो अमाइन है। सो टेट्रा अमाइन, और सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो +3। और अब ब्रिजिंग लिगेंड दो है तो वी राइट म्यू ऑक्साइडो एंड म्यू अमाइडो, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। सो म्यू अमाइडो, म्यू ऑक्साइडो, राइट। और फिर टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि फिर से सेम लिगेंड रिपीट हो रहा है, तो टेट्रामाइन कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्लोराइड। ध्यान से रखना, क्लोराइड में ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था नंबर केवल लिगेंड का लिखा जाता है। जो सिंपल कैटायन सिंपल एनायन होते हैं उनका नंबर नहीं लिखते हैं। तो विल राइट सिंपली कोबाल्ट 3 क्लोराइड, नॉट ट्राई क्लोराइड या ट्राई क्लोरो क्लोराइडो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज वो नॉर्मल कैटायन नॉर्मल एनायन है। तो ये तो नॉर्मल एनायन हो गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया हमारे लिए, ठीक है। कैटायन। और इसमें भी ये दोनों ब्रिजिंग हो गए, हाँ। ये एक ब्रिजिंग लिगेंड हो गया अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो। और म्यू एक लगा है। हो गया, नंबर लिखने हम्म, का प्रोसेस था। अब ध्यान से अगर एक चीज और नोटिस करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे कि टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 और टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 ये चीज हम लोग दो बार लिख रहे हैं। उसको दो बार ना लिखना हो तो उसके आगे हम लोग एक बार बिस लिख के एक बार में भी लिख सकते हैं ये पूरी बात। द सेम नेम कैन बी रिटन एज म्यू अमाइडो, दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो म्यू अमाइडो, म्यू ऑक्साइडो, एंड देन बिस। बिस का मतलब होता है सेम बात दो बार पढ़ना है। और बिस के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए टेट्रा अमाइन ऑल्ट 3 क्लोराइड। और नया कंसेप्ट, ये बात दो यस। बार नहीं लिखनी है, तो आप बिस लगा के पूरी बात को एक बार में लिखो, फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगी वही बात। सर पहले वाले टेट्राएमीन में बिस लगा सकते हैं? वहां बिस नहीं लिख सकते, क्योंकि लिगेंड्स ब्रिजिंग वाले दो बार नहीं है ना। हम्म। चीज दो बार रिपीट हो रही वो ब्रैकेट में डाल के अलग से लिखेंगे, और ब्रिजिंग लिगेंड तो एक ही बार है ना। तो म्यू अमाइडो, म्यू ऑक्साइडो, बिस टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये हमारा नेम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद एक और टेक्निकल केस आता है जो हमें एडवांस लेवल पर रिक्वायर्ड होगा। बस स्टैंडर्ड एक एक दो दो सवाल ही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके एक ही स्टैंडर्ड सवाल है। अगर बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो एडवांस के कोर्स में डायरेक्टली है नहीं। अगर कोई सवाल आएगा तो दे में यूज पैराग्राफ काइंड ऑफ थिंग, और फिर उसमें क्वेश्चंस को असेंबल कर सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कैसे डील करते हैं। एक बार कंसेप्चुअली बस देख लीजिए। नेक्स्ट केस अगर हम डील कर रहे हैं तो यू कैन से पाई डोनेटिंग लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड्स में हम लोग यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज करेंगे ईटा पावर x। पहले पाई डोनर लिगेंड क्या होता है वो भी एक मिनट में समझाता हूँ, पहले जरा कंडीशन लिख दो नॉर्मल की, फिर लिगेंड भी समझाता हूँ। पाई डोनर लिगेंड्स में प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे ईटा पावर x, और x जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैप्टिसिटी।
का जो एक्स है इसको बोलते हैं हैप्टिसिटी। अगर इस हैप्टिसिटी का मतलब लिखना हो तो हैप्टिसिटी बेसिकली वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड होती है। तो हैप्टिसिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट शेयरिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई डोनर लिगेंड्स वो होते हैं जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। लेटेस्ट से मैं इसके लिए एग्जांपल लिख दूं, टी उसको 3 तो क्लोराइड आयन लोन पे डोनेट कर रहे हैं और एक इथीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। ये केस है और चार्ज बैलेंस करने के लिए इसके पास के प्लस है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं वो 2 कार्बन में शेयर्ड है, तो हम इसकी हैप्टिसिटी 2 लिखेंगे। हम्म। अगर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना होता है तो वी राइट द कॉम्प्लेक्स एज के बी टी Cl3 ईटा स्क्वायर C2H4। तो जैसे ईटा स्क्वायर C2H4 लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पाई डोनेटिंग लिगेंड की बात हो रही है। और फिर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये ईटा स्क्वायर के नेम में भी कैरी करते हैं। तो अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इट विल बी पोटेशियम, बाकी सारे रूल वही है पुराने वाले, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो ईटा स्क्वायर इथीन प्लेटिनेट 2, क्योंकि प्लेटिनम एनायन का पार्ट है तो प्लेटिनेट ऑक्सीस्टेट 2। सो नेम विल बी पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो ईटा स्क्वायर इथेन प्लेटिनेट 2। ठीक है, समझ गए? तो ब्रिजिंग लिगेंड और पाई डोनर लिगेंड ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जिनके लिए नॉमेनक्लेचर में थोड़े से रूल्स बदलते हैं। अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इनके IUPAC नेम लिख के देख लो। एक सवाल लिख लो आप, NH3 होल 5 CONH2 CONH3 और H2O एंड Cl5। ये आप ब्रिजिंग के लिए ट्राई करके देख लो। एक और एग्जाम्पल अगर फॉलो करना है, तो CO5 MnCO5। ठीक है, और फिर ब्रिजिंग पाई डोनर लिगेंड्स लेकर ट्राई करना है तो कंपाउंड लिखिए फेरोसिन FeC5H5 वोल्टवाइस, शॉर्ट में बोलते हैं फेरोसिन। तो ऊपर जो कंपाउंड हमने लाइक प्लेटिनम का लिखा है इसको जेसिस सॉल्ट बोलते हैं, नाम याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं जेसिस सॉल्ट। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसे भी लिख लो। लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स और लिख दीजिए, COC6H6 वोल्टवाइस। ठीक है, ये सबके एक बार IUPAC नेम लिख कर लीजिए जल्दी से।
देखो अगर आपने इनके नेम ट्राई करे तो सबसे पहला केस जो हुआ इसका नेम लिखेंगे तो इट इज पेंटामाइन। पेंटामाइन कोबाल्ट 3, पेंटामाइन कोबाल्ट 3 म्यू म्यू। अमाइन यस सर। एंड देन टेट्राअमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोर। अब यहाँ देखो बेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो मैं केयरफुली पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। यस अगर सर। इसमें देखो ब्रिजिंग लिगेंड है ही नहीं, सिर्फ देखने में लग रहा है मेटल मेटल बॉन्ड है डायरेक्टली, तो उस केस में बस क्योंकि सेंट्रल एटम 2 बार यूज हो रहा है तो उसके आगे डाई टर्म यूज कर लेंगे बस। तो सारे लिगेंड्स को एक साथ जोड़ के डाई टर्म यूज कर देंगे हम नॉमेनक्लेचर में। अगले वाले कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। वी राइट द नेम डेका कार्बोनिल, उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरह नेम लिख देंगे। सो डेका कार्बोनिल क्योंकि उसमें कैटायन एनायन है ही नहीं। सो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0। ये ऑक्सीडेशन डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0। ठीक है, इसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये देखो पाई डोनर लिगेंड है। उसको पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। तो एक्चुअली में साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये एक एरोमेटिक रिंग होती है। तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। ये एक एरोमेटिक रिंग है। इसी से जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया वो बनाया बेसिकली कॉम्प्लेक्स, तो इट इज Fe2+ आयन। और दोनों तरफ ये एक एक एरोमेटिक रिंग है जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेट कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, फेरोसिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी अगर हैप्टिसिटी मार्क करेंगे तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 5 कार्बन में शेयर्ड है, सो ईटा पावर 5। अगर हम इसकी हैप्टिसिटी मार्क करेंगे तो ये ईटा पावर 5 का केस है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 कार्बन में शेयर्ड है। और चूंकि एक ही लिगेंड 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगर हम इसका नेम लिखेंगे तो विल राइट बिस ईटा पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये लिगेंड हो गया। आफ्टर फेरम, और या आयरन भी लिख सकते हो, वो चॉइस है आपकी क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म है। सो फेरम एंड देन ऑक्सीजन स्टेटस ऑफ आयरन इज 2। सो दिस ईटा पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल फेरम 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्रिकी सवाल हो सकता है, वो भी ध्यान से देख लो। अगर यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलवा लिया ना इसका, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में देखो अब हो क्या रहा है कि जो लाइक एरोमेटिक रिंग है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बस ये ध्यान दीजिएगा, वो एक लोन पे डोनेट नहीं कर रहा है, पूरा जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो पूरा पूरा Fe2+ को डोनेट कर रहा है। तो एक लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। समझ आ गई बात नहीं? तो अब यस अगर हम सर। एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो आएगा 26 - 2 + 12। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा, जो EAN रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, इसके बाद लास्ट कॉम्प्लेक्स अगर चेक करेंगे, वो भी ब्रिजिंग लिगेंड है। उसमें बेंजीन रिंग पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रही है कोबाल्ट को। तो बेंजीन रिंग कोबाल्ट को अपनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रही इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। विल राइट बिस बेंजीन। बेंजीन के लिए IUPAC ने बेंजीन ही रिकमेंडेड है तो डायरेक्टली वही यूज कर लेंगे। विल राइट बिस बेंजीन कोबाल्ट 0।
और बेंजीन अपनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो ईटा पावर 6 या हेप्टेसिटी यहाँ पे 6 हो जाएगी, वो ध्यान से मार्क कर लीजिएगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ हेप्टेसिटी ईटा पावर 6 बनेगी, तो वो एक टर्म और ऐड कर दीजिएगा बस स्टार्टिंग। इस ईटा पावर 6 बेंजीन कोबाल्ट 0। ये आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे केस हो गए। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, कुछ आप जेईई से एडवांस PI को ट्राई कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम सवाल आपसे हो जाएंगे। डाउट्स होंगे तो मार्क कर लीजिएगा, वी कैन डिस्कस इन द सक्सेसिव लेक्चर्स। जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, ये तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाया, जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो है आइसोमरिज्म। तो जैसे हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डील करते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में भी हम लोग आइसोमरिज्म डील करते हैं। और यहाँ पे भी दो तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चरल, एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम लोग नॉर्मल ऑर्गेनिक में फॉलो करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म में तो वही ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जो केसेस ऑर्गेनिक में डील करते हैं, वही वैसे ही केसेस यहाँ पे भी है। यहाँ दो तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डील कर रहे हैं। अच्छा, डेफिनेशन एंड ऑल नहीं लिख रहे, वो आपने ऑर्गेनिक के टाइम पे भी पढ़ा ही होगा बहुत बारी। आइसोमरिज्म मतलब गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो आइसोमरिज्म के केस में हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब समझ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होगा, वी सेड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इसके अलग अलग केस मार्क कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहली आइसोमरिज्म जो फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो यहाँ पे भी मेंस और एडवांस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो 4 आइसोमरिज्म से ही काम चल जाएगा, आयोनाइजेशन, सॉल्वेंट और हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। लेकिन अगर हम एडवांस लेवल पे चले तो उसमें 2 आइसोमरिज्म और ऐड हो जाती हैं, एक है लिगैंड और एक है पॉलीमराइजेशन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से बस नोट्स में केयरफुली लिख लीजिएगा। सो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट और इसी को हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म, तो मैं सब बता रहा हूँ एक करके यस। फोर्थ वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये चार तो आपके मेंस और एडवांस दोनों कोर्स में है। इसके बाद के दो केस एडिशनली लिख रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एडवांस लेवल पे अगर कोई नया सवाल ट्राई करेंगे तो इट कैन बी। सो इट इज लिगैंड आइसोमरिज्म और लिगैंड लाइगैंड आइसोमरिज्म एंड देन पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिगैंड आइसोमरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले केस से स्टार्ट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म से। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे दो आइसोमर्स जिनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में प्लेस करें तो दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। अगर सिंपल डेफिनेशन में समझना है, if I'll place them in aqueous solution they will produce different type of ions। या अगर इसको और प्रिसाइसली समझाऊं तो अगर हम आयंस को कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज करके नया आइसोमर लिखते हैं तो इट इज रिफर्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर। सबसे पहला केस डील कर रहा है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। So ionization isomerism means produces different ions in aqueous solution. Produces different ions in। एक्वस सॉल्यूशन। सबसे बेसिक बात तो यही है, लेकिन अगर इसको और प्रिसाइसली समझना है तो ये बेसिकली और सही तरीके से समझना है तो आयंस एक्सचेंज बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
देखो चैलेंज क्या है कि बेसिकली अगर हम लाइक सब्जेक्टिव पेपर डील कर रहे हो तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। बट वैन चूंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्वेश्चन में जिस तरीके की लैंग्वेज लिख के आएगी आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब ये हुआ कि अगर आपने उस कॉम्प्लेक्स को वाटर में ऐड करा तो दो डिफरेंट आइसोमर्स अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करेंगे। और अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो दूसरा रास्ता ये है कि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर्स में आयंस एक्सचेंज कर दो। तो जो दो डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले मैं आपको बेसिक पार्ट पहले सिखा देता हूँ एग्जांपल से। तो लेटेस्ट से हमने एक कॉम्प्लेक्स लिखा CONH3 होल 5 SO4 NO3। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में मैंने सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, ध्यान रखना है आयन एक्सचेंज करना है, अमोनिया नहीं एक्सचेंज कर सकते, वो भी अगला पार्ट है जिसको हम लोग सॉल्वेंट आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो अगर न्यूट्रल केस को एक्सचेंज करते हैं तो उसी को अगले केस में सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं। वाटर के केस में हाइड्रेट, बाकी सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट आइसोमरिज्म। तो वो पार्ट बाद में डील करते हैं, पहले आप आयंस का केस देख लो। तो अगर हमने इन आयंस को एक्सचेंज कर दिया, लाइक नाइट्रेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया और सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ गया, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो अगला कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 होल 5 3SO4। राइट। तो अब मैंने इसको अगर आयोनाइज कराया तो ये बनेगा CONH3 होल 5 SO4 प्लस NO3 माइनस। और इस पार्ट को आयनाइज कराएंगे तो इट विल फॉर्म CONH3 होल 5 NO3 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब थोड़ा ध्यान पे यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी डिफरेंस आएगा दोनों में। तो हम उसके क्वेश्चन जैसे फ्रेम करेंगे उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। अभी सिंपलेस्ट टेस्ट बताया कि अगर आप दोनों के आयंस को नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो नाइट्रेट आयन आयनाइज हो रहा है और यहाँ सल्फेट आयन आयनाइज हो रहा है। तो पहले कॉम्प्लेक्स को अगर मैं लेट से A और B मार्क कर देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स ए के लिए अगर आप नाइट्रेट आयन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो कॉम्प्लेक्स ए जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, तो नाइट्रेट के लिए परफॉर्म करते हैं। और कॉम्प्लेक्स बी को अगर टैकल करेंगे तो ये सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो सल्फेट आयन में अगर आप BaCl2 ऐड करेंगे तो ये BaSO4 के लिए वाइट PPT जनरेट करेगा, जो कि इनसॉल्युबल इन ऑल मिनरल एसिड्स होगा। सर ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन ऑल मिनरल एसिड्स, अभी बता रहा हूँ। अगर ब्राउन रिंग टेस्ट का आइडिया नहीं है तो इसमें बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है FeH2O होल 5 NoSO4। लैब में परफॉर्म करते हैं। ये एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है जो नाइट्रेट आयन के टेस्ट में यूज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। तो जहाँ पे फेरस सल्फेट सोल्यूशन उस सोल्यूशन से मिक्स करता है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन और H2SO4 सोल्यूशन मिक्स होता है, उस जंक्शन पे एक ब्राउन कलर की रिंग प्रोड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो मैंने अभी लिखा आपके लिए, FeH2O होल 5 NoSO4। तो इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है कि आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +1 और NO यहाँ +1 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करती है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर याद हो तो। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स आयन टेस्ट याद रखना है। टेस्ट अगर डिटेल देखना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट पे हम लोग फिर कंप्लीट टेस्ट पढ़ेंगे। अभी सिंपली याद रखना है कि नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, तो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ये दोनों हमारे लिए आयोनाइजेशन आइसोमर से। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मान लो और इसी तरह का आपको समझाएं। तो लेटेस्ट से हमने एक ग्राम कॉम्प्लेक्स लिया, 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला CrH2O होल 5। और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म तो रूटीन आइसोमरिज्म है। इस सवाल को लिक्विड सॉल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं, वॉन टॉप फैक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बस दिखा रहा हूँ। तो वो एक 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O।
इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, ऑल्दो अगर आप निकालना चाहो निकाल भी सकते हो। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 266.5 ग्राम्स। तो एक 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स है CrH2O होल 5 Cl Cl2.H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट 266.5 है। इसको हमने एक कैटायन एक्सचेंजर में डाला। कैटायन एक्सचेंजर में डालने के बाद इससे HCl प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूसेस HCl, और उसके बाद हमने इसका वॉल्यूम 1 लीटर बना दिया, एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर्स। आपको pH ऑफ द सॉल्यूशन बताना, फाइंड pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। जस्ट एक आइडियल क्वेश्चन दिया। रूटीन केस में आपसे सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और डिफरेंट आयंस के बेस में पूछ सकते हैं आइसोमरिज्म कौन सी है, तो आसान सवाल हुआ। दूसरे लेवल में अगर आपको इनऑर्गेनिक से लिंक करना पड़ेगा तो जो आयंस बनेंगे उनके टेस्ट से लिंक कर सकते हैं। और तीसरा केस इस तरीके का हो सकता है जिसमें हम लोग उसको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म करा के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे pH निकालने का क्वेश्चन क्रिएट किया गया। देखो इसको अगर हमने कैटायन एक्सचेंजर में डाला तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर में केवल वही तो एक्सचेंज हो पाएगा। जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो तो अपनी कोई आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा। तो यहाँ पे अगर आपने 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स ले रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर हम लिखेंगे, ये आ गया 1/266.5। और अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड आयन है जो HCl के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो ये 2/266.5 हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो मेरी समझ से अप्रोक्सीमेटली 0.0075 m आएगा। अगर आपने निकाला होगा तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम pH लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 7.5 इंटू 10⁻³ के लिए एंटी लॉग माइनस टाइम्स लॉग ऑफ, यहाँ पे pH हो जाएगा माइनस टाइम्स log ऑफ 7.5 इंटू 10⁻³ विच वी मे राइट एज 3 माइनस log ऑफ 7.5। 7.5 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 15/2 लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। 15 को 3 इंटू 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। या 30/4 लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 3 माइनस 2 log 2 करके लिख सकते हैं। वो एज पर द क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल आइसोमेरिज्म क्लियर। नेक्स्ट केस हम लोग फॉलो करेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी को दूसरे भाषा में या सिंपल टर्म में सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट, तो हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ही कॉमन टर्म यूज करते हैं। बट अगर आप वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट भी यूज करेंगे तो उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इनडायरेक्टली अभी मैंने आपको हिंट किया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको आप किसी दूसरे लिगेंड से एक्सचेंज करके आयनाइजेशन स्फीयर में भेज दो, तो फिर हम इसे हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, लेट्स से पहले मैं लिखूँ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये हमारे कोर्स में अगर इसी का जनरलाइज वर्जन लिखना है तो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो लेट्स से मैं क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, CrH2O होल 6Cl3, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। तो 6 वाटर लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ बाइंडेड है, कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर में होता है। सिर्फ डेटा समझा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ या बात को समझ पाओ कि क्या अंतर आ रहा है। तो अगर इसमें एक वाटर को एक Cl से एक्सचेंज कर दें तो CrH2O होल 5Cl Cl2.H2O बनेगा। तो इसको हम लोग ब्लू ग्रीन बोल देंगे। और इसके बाद इसमें CrH2O होल 4Cl करेंगे, Cl2 बेसिकली। तो एक Cl ब्रैकेट के बाहर बचेगा, .2H2O हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ। ये आपका डार्क ग्रीन कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स ब्लू से ग्रीन की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, वायलेट, ब्लूइश ग्रीन या डार्क ग्रीन।
एक कंडीशन तो आप देखो कलर से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो भी वाटर आयनाइजेशन स्फीयर में या बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर बाहर आ जा रहा है, वो वाटर अगर आप किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट करोगे तो वो लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं कि अगर आप डिफरेंट वेट लॉस ऑब्जर्व करेंगे अगर आप कॉम्प्लेक्सेस को कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से ट्रीट करेंगे। डेफिनेशन के टर्म में अगर अभी इसको मार्क करना है तो पहले मैं एग्जांपल से समझा दूं कि कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या मैंने बताया, डिफरेंट वेट लॉस विथ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से। सो डिफरेंट वेट लॉस विद कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके का वेट लॉस नोटिस में आएगा। और अगर आप वाटर की जगह डिफरेंट सॉल्वेंट यूज कर लेंगे तो इसी को हम लोग सॉल्वेंट आइसोमरिज्म बोलेंगे। तो आप वाटर की जगह अगर अमोनिया ले रहे हैं तो इसी को हम लोग सॉल्वेंट आइसोमरिज्म कैटेगरी में डालेंगे। इसका एग्जांपल जैसे लिखना है तो आई कैन राइट CONH3 होल 4 Cl2 Cl, लेट से कॉम्प्लेक्स ये लिखा, एंड देन CONH3 होल 3 Cl3 डॉट अमोनिया ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया। तो इसको हम लोग सॉल्वेंट आइसोमरिज्म कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो न्यूट्रल लिगेंड था अमोनिया उसको हमने क्लोराइड लाइन से एक्सचेंज कर दिया। तो जैसे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म था उसमें आयंस एक्सचेंज कर रहे थे, वैसे एक न्यूट्रल लाइक लिगेंड को अगर आप एक्सचेंज करा रहे हैं तो वाटर के केस में उसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं, और वाटर देन वाटर इसको हम लोग सॉल्वेंट आइसोमरिज्म बोलते हैं। या अगर इसको टेक्निकल भाषा में समझना है तो कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर या किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करने के बाद डिफरेंट वेट लॉस अगर नोटिस में आता है तो देन ऑल्सो वी सेड सॉल्वेंट आइसोमरिज्म या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लो उसमें भी। लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrCl3H2O होल 6। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला आपको निकालना है। और इसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से ट्रीट किया तो इससे 13.5% मास लॉस आ रहा है। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला बता दें, फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेटा में आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो गिवन, अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 211 गिवन है, करिए सॉल्व। CrCl3H2O होल 6 या .6H2O करके भी लिख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से ट्रीट कराया। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से ट्रीट करने के बाद 13.5% ऑफ वेट लॉस हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको 211 गिवन है। ठीक है, करेंगे सॉल्व। अब देखो इसमें क्या करना है कि वेट लॉस काउंट कर लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट 211 गिवन है। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ या मास ऑफ वाटर लॉस निकाल लेंगे, हम मास ऑफ वाटर लॉस अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 211 इंटू 13.5/100। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम आ रहा होगा बेसिस। तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल कॉम्प्लेक्स है तो ये 2 मोल वाटर लॉस कर रहा है। 1 मोल कॉम्प्लेक्स है तो 2 मोल वाटर लॉस कर रहा है। तो अगर हम इस चीज को बस अब फॉर्मूले में अरेंज कर दें तो इट विल बिकम COCl3। मुझे 2 मोल वाटर ब्रैकेट के बाहर करना है तो COCl2
4H2O ब्रैकेट के अंदर करा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, Cl डॉट 2H2O, ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स में 2 मोल वाटर लॉस हो जाएगा अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी COCl2H2O होल 4 Cl डॉट 2H2O। इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2O से अगर हीट ट्रीट करेंगे तो ये 2 मोल वाटर लॉस हो जाएगा पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। रेस्ट पार्ट ऑफ आइसोप्रिज्म विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसके रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा सर।